स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या हम कह सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मेटल्स का एक सेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम बोल सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे उसमें। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड और था। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो रह गया था। ठीक है, इसमें इसका जो प्रिंसिपल है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, it is based on the principle that different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent। अब आप adsorption पढ़ चुके हो। ठीक है, इससे पहले adsorption आपको पता है क्या होता है कि adsorbate या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पार्टिकल है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाके उसके सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और जिसके सरफेस पे एडसॉर्ब होता है उसको हम क्या बोलते हैं एडसॉर्बेंट। तो यहाँ भी हम इसी चीज का कुछ फायदा उठाएंगे एडसॉर्प्शन का, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे। जैसे क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एक मिक्सचर होगा। ठीक है, और मतलब जिस कंपोनेंट को हमें अलग करना है, जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है, हम वो लेंगे प्लस एक सॉल्वेंट हम उसके साथ ऐड करेंगे, दोनों का एक मिक्सचर रहेगा हमारे पास। और ये हमारे पास एडसॉर्बेंट रहेगा। पोरस सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? पोरस। और ये जो टेक्निक है या इसमें जो हम यूज करते हैं मेनली वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर जो एडसॉर्बेंट है वो क्या होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3, एल्यूमिना होता है। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताओ कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर एडसॉर्बेंट क्या होता है, तो क्या आएगा Al2O3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एडसॉर्बेंट है, हमारे पास ये एक होल होता है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो ये मिक्सचर है, ये सॉल्वेंट है, ये फ्लो करेगा और डाउनवर्ड नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल है उसी से समझ में आएगा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर डिफरेंटली एडसॉर्ब्ड ऑन एन एडसॉर्बेंट। कि अब जो एडसॉर्बिंग पावर है इस मिक्सचर की वो अलग अलग होगी। उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है सबकी एडसॉर्बिंग पावर अलग हो सकती है। कोई पहले एडसॉर्ब हो जाएगा, कोई बाद में जाके होगा, कोई नहीं भी होगा। मतलब डिफरेंट उनकी एडसॉर्प्शन पावर हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास जब ये कंपोनेंट्स मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ बैंड्स फॉर्म होंगे, कलर्ड बैंड्स हम इनको बोल सकते हैं। कि वो सब्सटेंस जिसका एडसॉर्प्शन सबसे पहले हो सकता है, वो उसका एक बैंड फॉर्म होगा, वो सबसे पहले अलग हो जाएगा, एडसॉर्ब हो जाएगा। और जो आपका मिक्सचर है, जो सॉल्वेंट है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद कोई ऐसा सब्सटेंस है कि जो आप एडसॉर्ब हो सकता है, वो यहाँ एडसॉर्ब हो जाएगा। फिर थर्ड, सेकंड, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब अलग होते जाएंगे और लास्ट में आपका जो सॉल्वेंट है वो निकल जाएगा, या वो सब्सटेंस जो एडसॉर्ब नहीं हुआ वो इससे पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड। कैसा मेथड है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ये हमारे पास कलर्ड बैंड्स, देखो हमें यहाँ टैप कैसे ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। जब हम सॉल्यूशन पे रखते हैं तो उसका फ्लो इधर होने लगता है। ठीक है, ये पोरस होता है तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है जिसकी वजह से फ्लो इधर करता है। और जब फ्लो होगा, ठीक है, डाउनवर्ड जब फ्लो होगा तो सभी कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। अब इन कंपोनेंट्स को, जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट्स तो एडसॉर्ब हो गए कि मेरे पास तीन कंपोनेंट्स थे मिक्सचर के अंदर A B C, वो अलग अलग हो गए। मुझे तीनों को अलग करना था, तीनों अलग हो गए। लेकिन अब इन कंपोनेंट्स को मुझे इस क्रोमेटो, ये जो आपके पास स्टेशनरी फेज है जिस पे ये एडसॉर्ब हुए हैं, एडसॉर्बेंट, उससे अलग भी तो करना है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। द प्रोसेस of extraction of elements or substance from stationary phase or adsorbent is called elution। इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि अब ये जो कंपोनेंट्स डिफरेंटली एडसॉर्ब हो गए, इनको मुझे अलग भी तो करना है, अब अपने पास भी तो रखना है। तो कैसे करेंगे? जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इल्यूशन। क्या बोलेंगे? इल्यूशन। तो ये हमारे पास था क्रोमेटोग्राफिक मेथड।
मेथड जो रिफाइनिंग में आता है, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास इम्प्योरिटीज बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, कि मतलब बहुत ही कम इम्प्योरिटीज है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो क्या होंगे, क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में, कि जो मेटलर्जी है, मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, वो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या उनके फैक्टर्स हैं उन पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें मेटलर्जी ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन thermodynamic factor delta G naught. It means standard gives free energy. इसको रिप्रेजेंट कर रही है standard gives free energy. ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में डिटरमाइन करती है। ठीक है, कि कोई रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है, हमें डिटरमाइन करती है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो देखो, अगर डेल्टा जी नॉट, ये बिल्कुल सिंपल है, अगर उसकी वैल्यू है नेगेटिव, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, या हम क्या लिख सकते हैं इसमें, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू मतलब पॉजिटिव आ रही है, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, and if delta G naught is equal to 0, it means process is in equilibrium. कि अगर हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जो प्रोसेस है, जो या कोई भी रिएक्शन है, वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, वो खुद हो सकती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसा होगा या रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो खुद नहीं हो सकती, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को करने के लिए। और डेल्टा जी नॉट अगर 0 है, इसका मतलब जो प्रोसेस है या जो भी रिएक्शन है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो देखो, अब हम मेटल्स का रिडक्शन कर रहे हैं, मेटल्स का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, कि कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जैसे ZnO, इसका कार्बन से रिडक्शन करते हैं और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, कि रिडक्शन मेथड में जो फर्स्ट मेथड था वो हमारे पास कार्बन से ही था, कॉक से हम रिडक्शन कर रहे थे, और उसमें ZnO है, उसका रिडक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन जो है वो खुद एक रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है कि हमें एक सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं हो सकता। कि ये जो मैं रिडक्शन है, अब मैं एल्यूमिनियम, मैंने पढ़ा था कि मैं एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर सकता हूँ, हाइड्रोजन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनका यूज नहीं करता। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिडक्शन कर सकता हूँ, लेकिन उन सब का यूज हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर टेम्परेचर पे, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है या कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको सभी के लिए यूज कर सकते हैं, सभी का रिडक्शन इनसे करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें हम यही पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसका रिडक्शन अगर हमें करना है तो उसकी जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ कपल कर देते हैं, और जो दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है। क्या मतलब इसका, वो देखो एग्जांपल, हम ये एग्जांपल लेते हैं ZnO का, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का, कि मैं जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा हूँ कार्बन के साथ।
तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में और कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस का खुद हो सकता है लेकिन रिडक्शन नहीं हो सकता, रिडक्शन नहीं हो सकता। रिडक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है मोस्टली, वो खुद नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास दो रिएक्शन हो गए कि ZnO किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में प्लस एक ऑक्सीजन दे रहा है, और कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो रिएक्शन हमारे पास हो रही है जिसमें एक सब्सटेंस का तो रिडक्शन हो रहा है, इसमें तो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि रिडक्शन खुद नहीं हो सकता है, तो मतलब रिडक्शन जब खुद नहीं होगा हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, तो इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा जी नॉट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन जो ऑक्सीडेशन है वो खुद हो सकता है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी, जब मैं इन दोनों वैल्यूज की को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं कि आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। जब तो कार्बन जो है वो किसको रिड्यूस कर सकता है, जिंक ऑक्साइड को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, फिर हमें कोई और रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा कि जिसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आए, नेगेटिव आए। तो मैंने ये कहा था कि हमें रिडक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कपल करना पड़ेगा, और वो रिएक्शंस ऐसी होनी चाहिए कि उन दोनों से जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आए वो कैसी हो, नेगेटिव हो। कैसी हो, नेगेटिव हो, तब तो वो रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल की, हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, हम कह सकते हैं इन द मेटलर्जी, इन द मेटलर्जी, ठीक है। तो अब देखो इनसे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम, जो हमें हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में, चूज करने में कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रहेगा अलग अलग टेम्परेचर्स पे। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं ये हर टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकते हैं, कि कार्बन जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के बीच में, लेकिन अगर उस रेंज से अगर हम बाहर चले गए तो फिर कार्बन का यूज नहीं करेंगे, फिर हम किसी और एलिमेंट का, किसी और कंपाउंड का यूज करेंगे। क्या है वो सब हम आगे देखते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम, ठीक है। क्या है हमारे पास है एलिंगम डायग्राम, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। क्या है एलिंगम डायग्राम, ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड टेम्परेचर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस मेटल्स, कि डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, ठीक है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस मेटल्स। जब भी बहुत सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे तो उनका ग्राफ इसमें हम देखेंगे कि उनकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि हमें ऑक्सीडेशन करना है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव M0। अब हमने कहा था कि जो ऑक्सीडेशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और इसका मतलब है उसके लिए जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो हमारे पास इस एक्सिस पे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और यहाँ है टेम्परेचर, यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू नेगेटिव है, सारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, कि ऑक्सीडेशन है वो तो आपके पास कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके लिए तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो इसमें सारे ऑक्सीडेशन कर्व्स होंगे। कैसे कर्व्स होंगे, ऑक्सीडेशन कर्व्स रहेंगे, कोई भी रिडक्शन कर्व हम इसमें नहीं देखेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, MgO में, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मैं इस ग्राफ से देख सकता हूं, और वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। कैसी रहेगी, नेगेटिव। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और Al2O3 फॉर्म कर लेगा, तो इसके लिए भी जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है कैसी रहेगी, नेगेटिव। इस ग्राफ पे हम देखेंगे और हम पता लगा सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी नेगेटिव रहेगी।
इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या बहुत सारे कर्व्स हमें इसके अंदर देखने को मिले। अब इन कर्व्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सुटेबल रहेगा। कैसे, देखो अब सॉरी उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो एलिकम डायग्राम है उसके बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हम कैसे डिसाइड करें। अब इस एलिकम डायग्राम से हम क्या देख रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा जी नॉट वैल्यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब जो वैल्यू पहले नेगेटिव थी, ज्यादा नेगेटिव थी, अब वो कम नेगेटिव होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि पहले सपोज करो 900 थी और अब वो हो गई 500, तो अब वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये बड़ी -500। तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है कि अगर मैं देखूं मैग्नीशियम के लिए पहले जो वैल्यू थी वो 1100 से 1200 के बीच में थी माइनस में, और अब ये ऊपर चली गई। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं ये 700 और 800 के बीच तक पहुंच गई, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये और ऊपर चली जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कम होती है। तो इसका क्या कह सकता हूं मैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिडक्शन जो है मेटल्स का वो आसान होता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव रहेगी, समझ लो रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस है, उतनी ही आसानी से हो सकती है। और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो मतलब अब रिएक्शन जो है वो आसानी से नहीं होगी। और ये कौन सी रिएक्शन है, तो हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। अब ये ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा तो आसानी से क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिडक्शन ऑफ मेटल्स इज पॉसिबल एट ए हायर टेम्परेचर। ये हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ मेटल्स कैन बी डन इजीली एट ए हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, metals whose oxidation curve is lower can cause reduction of metal whose curve is above it। अब इस एलिंगम डायग्राम से हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन कर्व, उस मेटल का ऑक्सीडेशन कर्व जो सबसे नीचे रहेगा, या वो ऑक्सीडेशन वो कर्व ऑक्सीडेशन का जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम है उसका कर्व सबसे नीचे है, यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि इस टेम्परेचर, ये कोई भी एक टेम्परेचर होगा हमारे पास, इस टेम्परेचर तक मैग्नीशियम का जो कर्व है वो सबसे नीचे है। तो मतलब मैग्नीशियम अब किसको ऑक्सीडाइज, किसको रिड्यूस कर सकता है, एल्युमिनियम को भी रिड्यूस कर सकता है। और मैग्नीशियम किसको रिड्यूस कर सकता है, जिंक को भी कर सकता है। अब इसके ऊपर जितने भी कर्व्स होंगे सभी का रिडक्शन कौन कर सकता है, मैग्नीशियम। कौन कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के ऊपर जितने भी कर्व्स रहेंगे एल्युमिनियम उनका रिडक्शन कर सकता है। एल्युमिनियम कभी भी मैग्नीशियम का रिडक्शन नहीं कर सकता। एल्युमिनियम कभी भी मैग्नीशियम का रिडक्शन नहीं कर सकता। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, बस ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जिसका कर्व नीचे रहेगा वो ऊपर वाले का रिडक्शन कर सकता है। थर्ड क्या था, हायर इज द गैप बिटवीन ऑक्सीडेशन कर्व्स ऑफ टू मेटल्स, हायर इज द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। और मेटल्स के बीच जो ऑक्सीडेशन कर्व्स हैं इनके बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा उतनी आसानी से ये इसका रिडक्शन कर सकता है, उतनी आसानी से इसका रिडक्शन कर सकता है। तो एल्युमिनियम जो है वो जिंक का रिडक्शन भी कर सकता है। एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर जितने भी कर्व्स रहेंगे सभी का रिडक्शन कर सकता है। वो गैप पे डिपेंड करता है कि गैप कितना है, जितना ज्यादा गैप रहेगा उतनी ही आसानी से रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एलिंगम डायग्राम। अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है वो यूज कर सकते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा नहीं कर सकते, वो देखो वो कैसे पता लगाएंगे। अब इसको मैं नहीं बेस करूंगा, इससे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि कैसे हम बताएंगे कि इसका रिडक्शन के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा या ये नहीं होगा। ठीक है, वो देखते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि जो मैग्नीशियम का कर्व है
वो उसके लिए जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है वो है 1170 जूल, -1170 जूल। और जो आपके पास एल्यूमिनियम है उसके लिए मैंने वैल्यू मान ली -1150 जूल, क्योंकि वो ऊपर है तो वो 1150 रहेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये कितना हो गया 1170 और इसके ऊपर वाला 1150, ये मैंने सपोज कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एल्यूमिनियम से रिडक्शन करूंगा मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का यूज करूंगा और किसका रिडक्शन कर दूंगा, मैग्नीशियम का रिडक्शन कर दूंगा। तो देखो मैग्नीशियम का रिडक्शन करना है, मतलब MgO को हमें इसमें कन्वर्ट करना है Mg+O। अब मैं रिवर्स रिएक्शन करूंगा तो डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो अब इसके लिए Mg+O2 गिव्स MgO, डेल्टा जी नॉट कितना है -1170, तो अब कितना हो जाएगा 1170 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं रिवर्स रिएक्शन ले रहा हूं तो पॉजिटिव रहेगा, जूल है, कितना आएगा जूल, ठीक है। अब रिडक्शन क्योंकि खुद नहीं हो सकता, तो जितनी नेगेटिव में वैल्यू है उतनी हमने पॉजिटिव में। अब हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन इसने रिलीज किया वो ये गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 A2O3, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, -1150 जूल, -1150 जूल। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शंस को क्या कर देंगे, ऐड। जब ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, ये कितना आएगा 2MgO प्लस 4/3 एल्यूमिनियम गिव्स ट्वाइस ऑफ Mg प्लस 2/3 A2O3। और डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो आएगी 20 जूल, कितनी आ जाएगी 20 जूल आ जाएगी। तो अब डेल्टा जी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब मैं एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं कर सकता। आगे आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था, ठीक है। कि हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन होगी। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये ही रिएक्शन होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो उनके जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है इनको भी ऐड करेंगे और देखेंगे इनका सम कितना है, तो ये कितना है 20। तो मतलब इसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम सुटेबल नहीं है, ये हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे, अब इस रिएक्शन को मैं जब रिवर्स करके लिखूंगा तो इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इसके लिए ये क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। देखो इसको मैं अलग ही कर देता हूं कि अब हम किसका रिडक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी थी ये, और इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा -20। तो मतलब अब पॉसिबल है कि मैं मैग्नीशियम से किसका रिडक्शन कर सकता हूँ, A2O3 का। तो मैग्नीशियम का कर्व कहाँ है, नीचे है, तो मतलब नीचे वाले ने किसका रिडक्शन कर दिया, जो ऊपर जो कर्व है उसका। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नीचे जितने भी कर्व्स रहेंगे वो अपने से ऊपर वाले कर्व्स का रिडक्शन कर सकते हैं। वो अब डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। अब देखो अगर मैं बात करूं ए पॉइंट पे क्या होगा, दोनों जो कर्व थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। अब जो एल्यूमिनियम का कर्व है वो तो नीचे रह गया और मैग्नीशियम का ऊपर चला गया। तो ये कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसके बाद एल्यूमिनियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं रहेगा। अब एल्यूमिनियम किसका रिडक्शन कर सकता है, मैग्नीशियम का। अब ये कर्व देखो नीचे आ गया तो ऊपर वाले के करेगा, ये आगे हमने पढ़ा है। तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि अब इसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो गई, इसकी कम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। तो अब ये ज्यादा नेगेटिव में है और ये कम नेगेटिव में, तो अब रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टेम्परेचर है उस पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम क्या लें, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है लिंगम डायग्राम, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर द रिड्यूसिंग एजेंट वी आर यूजिंग इज गुड और परफेक्ट और नॉट, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसके।
तो ये एलिंगम डायग्राम था। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे जिंक का, कॉपर का, आयरन का, ठीक है, एल्यूमिनियम का, उन सब का एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से पूछना, ठीक है। थैंक यू।